फिल्म की शुरुआत में हम वॉरेन दंपत्ति को एक सभा में लोगों को एनाबेल केस की कहानी सुनाते हुए देखते हैं। एनाबेल का केस 1968 में हुआ था, जिसमें एक परिवार ने गलती से एक गुड़िया के अंदर बुरी आत्मा को आने दिया था। इसके बाद से उस गुड़िया से कई अजीब और डरावनी चीजें होती रहीं। यह गुड़िया फिर वॉरेन परिवार को मिली, जिसे वे सबसे दूर एक सुरक्षित जगह पर रखते हैं। अब कहानी बदलती है और हमें एक परिवार दिखाया जाता है। यह पेरोन परिवार है जो अभी अभी इस घर में रहने आया है। यह घर पेरोन परिवार को काफी सस्ते में मिला था। घर भले ही बहुत पुराना था, मगर ये एक परिवार के रहने के लिए अच्छा था। शुरुआत के पहले दिन से ही यहाँ पर कुछ अजीब होने लगता है। अगले दिन रोजर पेरोन की पत्नी कैरोलिन जब उठती है तो वो अपने पैर पर एक निशान देखती है। कैरोलिन ये बात अपने पति को बताती है। उन दोनों को लगता है कि ये निशान पिछली रात प्यार करते समय पड़ा होगा। तभी अचानक बाहर से उनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों लोग बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ उनका कुत्ता मरा हुआ मिलता है। अभी इन सबको यहाँ आए सिर्फ दूसरा ही दिन है, लेकिन भूतिया घटनाएं शुरू हो गई हैं। रात में ऐसा लगता है कि क्रिस्टीन की तरफ कोई बढ़ रहा है। दूसरी तरफ रोजर को भी घर पर किसी के होने का एहसास होता है। वह दरवाजे की तरफ बढ़कर उस कमरे में देखने जाता है, लेकिन ये सिर्फ हवा का एक झोंका था। वह वापस लौटता है तो उसे उसकी बेटी नैन्सी मिलती है और वो बताती है कि सिंडी फिर से नींद में चल रही है। हम यहाँ देखते हैं कि सिंडी नींद में एक अलमारी के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके पापा उसे वापस बिस्तर पर सुला देते हैं। अब अगले दिन कैरोलिन के कुत्ते के शरीर के दूसरे हिस्से पर भी निशान हो गया था, मगर अभी भी वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। सभी लड़कियां अभी स्कूल चली जाती हैं और घर पर उनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल अकेली बचती है। कैरोलिन उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि अप्रैल किसी से बात कर रही थी। वो अंदर आकर देखती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी। अप्रैल बताती है कि मेरा एक दोस्त है जो खिलौने में है। कैरोलिन इस बात को मजाक में ले लेती है। अब इसके बाद अप्रैल अपनी माँ को अपने साथ खेलने के लिए कहती है। जब कैरोलिन खेलते समय कमरे में जाती है तो वहाँ की अलमारी अपने आप खुलने लगती है। इस बात से कैरोलिन बहुत डर जाती है। अब रात में जब क्रिस्टीन सो रही होती है तो उसके पैर को कोई खींचने लगता है। वह दरवाजे के पास किसी को महसूस करती है, जिसके बाद वो अपनी बड़ी बहन को भी वहाँ देखने को कहती है। अब जब नैन्सी वहाँ जांच करने के लिए जाती है तो वहाँ कोई था, जिसके बाद क्रिस्टीन चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रोजर और कैरोलिन वहाँ आ जाते हैं। क्रिस्टीन उन्हें बताती है कि वहाँ कोई था जिसने उसका पैर खींचा था। धीरे धीरे कैरोलिन के शरीर पर ये निशान और भी बढ़ते जा रहे थे। भले ही वह त्वचा की बीमारी की दवा ले रही थी, मगर उससे कोई भी फायदा नहीं होता। कैरोलिन को बाहर तभी कुछ हलचल महसूस होती है। वो कमरे से बाहर जाती है, जहाँ सीढ़ियों पर लगी तस्वीरें अपने आप गिरने लगती हैं। कैरोलिन घर के सारे कमरे जांचती है। उसे वहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके घर के स्टोर रूम का दरवाजा भी खुला हुआ था, जिसे वो जब बंद करने के लिए जाती है, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और तभी कैरोलिन उसी स्टोर रूम के अंदर गिर जाती है। अब जैसा कि वहाँ भूतिया गतिविधियां हो रही थीं, तो उसे भी इस बारे में थोड़ा पता चलता है। दूसरी तरफ सिंडी फिर से नींद में चलने लगती है। नैन्सी उसे वहाँ से हटाकर वापस बिस्तर पर ले जाती है। तभी उसे उस अलमारी से आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद जब वो उसे खोलकर देखती है तो कोई भयानक आत्मा उस अलमारी के ऊपर बैठी हुई थी। यह घर बुरी ताकतों से भरा हुआ था और इस बात का अंदाजा अब उन सबको हो चुका था। अब जैसा कि कैरोलिन को अपने घर में बुरी ताकतों का पता चलता है, तो वो मशहूर भूत शिकारी वॉरेन दंपत्ति के पास मदद मांगने के लिए जाती है। वॉरेन परिवार उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद वे उनके घर जाते हैं। घर पर आते ही लॉरेन वॉरेन को उस जगह पर बहुत खतरनाक काले सायों का एहसास होता है। दरअसल लॉरेन के पास कुछ शक्तियां होती हैं, जिनकी मदद से वो अलौकिक गतिविधियों को महसूस कर सकती है। चूंकि ये जगह सुरक्षित नहीं थी, वॉरेन परिवार इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। वे घर के सदस्यों से पूछते हैं कि उन्हें क्या महसूस हुआ था। लॉरेन घर के बाहर तालाब के पास जाती है, जहाँ उसे उस पेड़ से लटकता हुआ कोई दिखाई देता है। अब इसके बाद घर में जो भी घटनाएं हो रही थीं, वे अपनी टीम के साथ मिलकर उस पर नजर रखने वाले होते हैं। वॉरेन की पूरी टीम आती है और पूरे घर में कैमरे लगा देती है। अब अगर घर में कोई हलचल होगी तो ये कैमरे उन्हें पकड़ लेंगे। अब जब रात हो जाती है तो एड और लॉरेन कुछ धीमी आवाजें महसूस करते हैं। वे उसका पीछा करते हुए उसके पास जाते हैं। इस बीच में वे सभी लोग कुछ भूतिया गतिविधियों को बिल्कुल अपने सामने होते हुए देखते हैं। अब अगले दिन में लॉरेन जब कपड़े उतार रही होती है तो उसे कैरोलिन के कमरे में कोई आत्मा दिखाई देती है। लॉरेन जल्दी से उसके पास उसके कमरे की ओर भागती है और उधर कैरोलिन को भी लगा था कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। वॉरेन के जो साथी होते हैं, उनमें से एक पुलिस वाला था। वो इन भूतिया बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है। जिसके बाद वो जब रात में पानी पीने के लिए जाता है तो उसे किचन के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उधर जाकर देखता है तो ये एक आत्मा थी, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। अब बाकी लोग जब उसकी ओर दौड़ते हैं तो वे देखते हैं कि सिंडी नींद में चलते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही है।
वो जिस कमरे में जाती है उसका दरवाजा भी अपने आप ही बंद हुआ था। उस साउंड मीटर से उस कमरे से 2 आवाजें सुनाई दे रही थीं। सभी लोग कमरे में जाते हैं जहाँ सिंडी उन्हें नहीं मिलती, जिसके बाद वे उस कमरे की अलमारी को खोलकर देखते हैं जहाँ उन्हें सिंडी बेहोश मिलती है। उस अलमारी में एक गुप्त रास्ता भी होता है। लॉरेन उस रास्ते से अंदर जाती है। वो अंदर जाती है जहाँ उसे फांसी के फंदे वाली रस्सी मिलती है। अब तभी वहाँ का फर्श टूट जाता है, जिसके बाद लॉरेन सीधे स्टोर रूम में जाकर गिरती है। उस स्टोर रूम में लॉरेन को अप्रैल का वही खिलौना मिलता है। लॉरेन उस खिलौने को चलाती है, जिसके बाद उसके पास एक आत्मा आती है। तभी कोई आत्मा उसके सामने फांसी की तरह लटक रही थी। इस चीज से लॉरेन बहुत डरी हुई थी। अब जल्दी से ऐड आकर लॉरेन को स्टोर रूम से बाहर ले जाता है। लॉरेन को अब उस आत्मा के इरादे के बारे में पता चल चुका था। वो यहाँ अब सभी लोगों को बताती है कि वो आत्मा कैरोलिन को चोट पहुंचाकर उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा होने लगता है जिसे देखकर आपके होश भी उड़ सकते हैं। सभी लोगों के सामने ही नैन्सी के बाल कोई खींचने लगता है। इन सब घटनाओं के बाद अब भी उस घर में रह पाना मुश्किल था, जिसके बाद पेरोन परिवार अपना ठिकाना बदल देते हैं। लेकिन जैसा कि कैरोलिन पर आत्मा हावी हो रही थी, तो वो अपनी बेटी अप्रैल को अपने साथ लेकर वापस उस घर में चली जाती है। यह बात रोजर एड को बताता है, जिसके बाद वे सभी पुलिस के साथ उस घर की ओर निकल जाते हैं। आत्मा कैरोलिन के शरीर पर कब्जा कर चुकी थी। वो अपनी बेटी को दूसरों से दूर कहीं छिपा देती है। कैरोलिन उस वक्त आत्मा के वश में थी, जिसके बाद उसे उस आत्मा से छुड़ाने के लिए वॉरेन परिवार को अब उस जगह पर झाड़ फूंक करनी पड़ती है। झाड़ फूंक करते वक्त कैरोलिन बहुत ही भयानक हो चुकी थी। अब इसके बाद वो हवा में उड़ने लगती है। जितनी जल्दी हो सके अप्रैल को उतना जल्दी ढूंढना होगा। ड्रू को अप्रैल तभी तहखाने में छिपी मिलती है, जिसके बाद कैरोलिन के अंदर जो भी आत्मा थी वो अप्रैल को मारने के लिए जल्दी से उसकी ओर ले जाती है। कैरोलिन बस अप्रैल को मारने ही वाली होती है, मगर तभी लॉरेन उसके सिर पर हाथ रखकर उसे कुछ ऐसे पल याद दिलाती है, जिसके बाद उसके अंदर का जो भी शैतान होता है वो कैरोलिन की भावनाओं के आगे कमजोर पड़ जाता है। जिसके बाद कैरोलिन के अंदर से वो आत्मा निकल जाती है। सभी लोग आखिर में बिल्कुल सही सलामत बचते हैं। एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन ने एक और परिवार को भूतिया घटनाओं से मुक्ति दिलाई। अब जब पोस्ट क्रेडिट का सीन आता है तो हम इस केस से जुड़ी कुछ असली तस्वीरें देखते हैं। ये सारे फोटो वॉरेन परिवार ने लिए थे और ये जो भी घटना हुई थी वो सब पूरी तरह सच पर आधारित है। और इसी के साथ यहाँ पर इस फिल्म का अंत होता है। तो दोस्तों, ये थी कंज्यूरिंग के पार्ट 1 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी सुनकर डर भी लगा होगा और मजा भी आया होगा। अभी इसके आगे के पार्ट्स भी आने बाकी हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।